नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस और हमने हिंदी वर्णमाला और शब्द भेद के विषयों को 2 वीडियो में पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो उस वीडियो को देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने आज के विषय की ओर बढ़ते हैं, जो है उपसर्ग और प्रत्यय, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो क्या है ये उपसर्ग और प्रत्यय? क्या इनके कुछ प्रकार हैं? अगर हैं तो वो क्या हैं? कैसे इनसे प्रश्न बनते हैं? कैसे इनको हम पहचानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए बस एक-एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो देखिए, उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है उप मतलब समीप प्लस सर्ग, जिसका मतलब होता है सृष्टि या रचना करना। तो उपसर्ग जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। उप जिसका मतलब होता है समीप या पास, और सर्ग जिसका मतलब होता है रचना करना। मतलब उपसर्ग शब्द का जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अब समझते हैं इसकी परिभाषा को। तो जो शब्दांश शब्दों के आदि या प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब इस परिभाषा को समझते हैं। शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, यानी शब्द प्लस अंश, यानी कि शब्दों का कुछ भाग। तो शब्दों का कुछ भाग मतलब ऐसा हिस्सा जो अन्य शब्दों के आदि, आदि मतलब प्रारंभ में, शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब किसी भी शब्द के पहले अगर कोई शब्द का टुकड़ा जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल करके कुछ नया शब्द बना देता है, तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पर एक शब्द है हार। उस हार शब्द में जब हम उसके पहले आ जोड़ देते हैं तो बन जाता है आहार, जो कि एक नया शब्द है। तो ये आ कहलाता है उपसर्ग, क्योंकि इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो ये आ उस शब्द के पहले आकर के जुड़ गया है और उसने उस शब्द को एक नया रूप दे दिया है, एक नया मतलब दे दिया है। इसलिए उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला दें। अब देखते हैं, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि उपसर्ग के कोई प्रकार नहीं होते हैं। उपसर्ग ये इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ उपसर्ग के 5 ही प्रकार होते हैं। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से, इसको समझने की दृष्टि से, पढ़ने के में आसानी हो जाए, इसके लिए हमने इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्द। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है और उसी से परिवर्तित होकर के, उसी में रूपांतर होकर के हमने फिर यहाँ पर धीरे 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 परिवर्तित होकर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसीलिए जो हमारी आदि भाषा है संस्कृत भाषा, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम संस्कृत के ही इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह कुछ उपसर्ग भी ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के ही हैं, जिन्हें हम हिंदी में उपयोग करते हैं। उसी तरह हिंदी के भी कुछ उपसर्ग हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि भारत में कुछ समय तक मुग़लों का भी राज रहा था, कुछ मुस्लिम शासकों का भी राज रहा था, जिनके आने की वजह से वो अपने साथ अपने देशों से अपने यहाँ की भाषाएं भी यहाँ पर साथ लाए थे, जैसे अरबी और फ़ारसी। फिर वो लोग यहीं आकर के बस गए थे, तो इससे उनकी भाषा हमारी हिंदी भाषा के साथ मिल गई है। तो ऐसे कुछ अरबी और फ़ारसी भाषा के भी उपसर्ग हैं जिनका उपयोग हम हिंदी भाषा में
करने लगे हैं। उसी तरह उसके बाद हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज भी आए, ब्रिटिश भी आए, तो उनके आने की वजह से धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होने लगा और कुछ ऐसे शब्द अंग्रेज छोड़ के चले गए हैं जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं, और उसी तरह अंग्रेजी के कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। पांचवा पॉइंट है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्द। तो ये संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग हम उपसर्ग के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इन सभी चीज़ों को हम आगे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट उपसर्गों को मैंने इस टेबल में दिया है। जैसे एक उपसर्ग है अति। इस अति का अर्थ होता है अधिक, और इस अति से बनने वाले शब्द हैं जैसे अत्यधिक। इसमें अति प्लस अधिक, अधिक शब्द में अति उपसर्ग पहले जोड़ दिया गया है जिससे एक अत्यधिक शब्द बन गया। उसी तरह अत्यंत में अति उपसर्ग लगा हुआ है। उसी तरह दूसरा है अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधिकार, कार शब्द में अधि जोड़ कर बना हुआ अधिकार। उसी तरह अधिनायक, नायक में पहले उपसर्ग लगाया गया है अधि, जिससे बनता है अधिनायक। उसी तरह अनु, अप, उद, निर, परि, प्रति, ये कुछ संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जिनसे अक्सर सवाल एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। सवाल कैसे बनते हैं, जैसे इसमें से कोई भी शब्द दे देगा, जैसे अनुसार दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयोग में किया गया। उसमें से एक ऑप्शन होगा अनु, और आपको उस अनु पर टिक कर देना है। उसी तरह जैसे दे दिया निरपराध, तो आपको पता करना है कि इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसका चयन आपको दिए गए विकल्पों में से करना रहेगा। तो ये कुछ संस्कृत के उपसर्ग दिए हैं जिनको आप अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के, या जैसे भी आप इस वीडियो को पॉज करके समझना चाहें इसको समझ लीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हिंदी के उपसर्गों को। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग इसमें दिए हुए हैं। हिंदी के उपसर्ग जिससे जैसे 13, जिनकी संख्या 13 है, उसके लिए मेरा आपको एक सजेशन कि आप इन 13 ही उपसर्गों के नामों को याद कर ले कि हाँ ये उपसर्ग होते ही होते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। इस आ का मतलब होता है अभाव या निषेध। अगर किसी शब्द के पहले आ लगा दिया जाता है तो वो अभाव या तो कमी को प्रकट करेगा या फिर किसी चीज़ को मना करेगा, रोकने का प्रकट करेगा। जैसे अछूता, अथाह, अटल, इन सब में आ का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम अटल शब्द की बात करें तो टल में आ लग गया है, मतलब ऐसी चीज़ जिसको टाला ना जा सके तो अटल बन गया, यानी ये उसका टल को बिल्कुल उल्टा कर देता है आ लगा करके। उसी तरह का उपसर्ग, का जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। जैसे कपूत, पूत में का उपसर्ग लगा के बनता है कपूत। चोट में का लगा करके बनता है कचोट। उसी तरह दू उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा या कम। नी, जिसका अर्थ होता है कमी। औ या अव, जिसका अर्थ होता है हीन या निषेध। जैसे अवगुण, इस अवगुण को हम अवगुण भी लिख सकते हैं। अगर वो अवगुण लिखा होगा तो उसमें अव उपसर्ग होगा, अगर अवगुण लिखा होगा तो अ उपसर्ग होगा। उसी तरह अवघर में अ उपसर्ग है, और जब इसको अवघर लिखेंगे तो इसमें अब उपसर्ग होगा। उसी तरह सु, उन, एक, जिसका अर्थ है एक कम, बिन, ये सभी हिंदी के प्रमुख उपसर्ग हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय में इनसे अक्सर ही सवाल पूछे जाते हैं। सीधा एक ऑप्शन दिया होता है, सीधा एक शब्द दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको ये सभी उपसर्ग पता होंगे तो आप आसानी से इसको पता लगा सकते हैं। अगला है अरबी और फ़ारसी भाषा के उपसर्ग, जिनकी संख्या होती है 19, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अरबी और फ़ारसी भाषा के उपसर्ग ये इस लिस्ट में दिए हैं। जैसे कम उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है थोड़ा, और इससे बना हुआ शब्द है कमज़ोर या कमबख्त। ज़ोर शब्द में
कम उपसर्ग लगा के बना हुआ शब्द कमज़ोर। जैसे खुश जिसका अर्थ होता है अच्छा, इससे बना हुआ शब्द है खुश नसीब, खुशखबरी। उसी तरह गैर जिसका मतलब होता है निषेध या मना करना, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी। दर जिसका मतलब होता है में, जैसे दर असल मतलब असल में, दर हकीकत मतलब हकीकत में। उसी तरह बा, बद, ला, सर, इन सब के अर्थ होते हैं बा मतलब सहित, बद मतलब बुरा, ला मतलब रहित, सर मतलब मुख्य। इन सभी से बनाए हुए शब्द यहाँ सामने दिए हुए हैं, आप इनको पढ़कर देखकर समझ सकते हैं। बहुत आसानी से समझ में आने वाले शब्द हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं और इनसे अक्सर ही सवाल पूछे जाते हैं। आइए अब देखते हैं अगला, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के भी कुछ प्रमुख उपसर्ग को हमने इस तरह टेबल में बना रखा है। जैसे सब जिसका अर्थ होता है अधीन या नीचे, तो इससे बना हुआ शब्द है सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। उसी तरह डिप्टी जिसका अर्थ होता है सहायक, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सभी डिप्टी से बने हुए शब्द हैं। उसी तरह वाइस उपसर्ग जिसका मतलब होता है सहायक, तो इससे बना है वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। उसी तरह जनरल जिसका मतलब होता है प्रधान, चीफ जिसका मतलब होता है प्रमुख, हेड जिसका मतलब होता है मुख्य। इन उपसर्गों से भी बने हुए शब्द हैं जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ये कुछ ऐसे इंग्लिश के प्रमुख उपसर्ग थे जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अब देखते हैं उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं पर इनका प्रयोग हिंदी में हम पूरी तरीके से उपसर्ग के रूप में करते हैं। जैसे अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, इससे बना हुआ शब्द है अधःपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। अंतः शब्द जिसका अर्थ होता है भीतरी और इससे बना है अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। अब देखिए अंतर्मन और अंतर्देशीय ऐसे शब्द हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं कि इसमें अंतः उपसर्ग लगा हुआ है या अंतर उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अंतर तरह के उपसर्ग नहीं आता, ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता है जो अंतर हो। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अंतः ही उपसर्ग होता है, अंतर नहीं होता। अगर हमें ये बात पता होगी तो अगर ऑप्शन में अंतः और अंतर दिया होगा तो हमें पता होगा कि अंतर तो होता ही नहीं है, तो हम अंतः का चयन कर पाएंगे। इसलिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या उपसर्ग होता है और क्या उपसर्ग नहीं होता है। उसी तरह चिर जिसका मतलब होता है बहुत देर, पुनर, फिर, बहिर का अर्थ है बाहर, सत का मतलब है सच्चा। इन सभी से बने हुए शब्द सामने लिखे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको पढ़ करके बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए प्रत्यय शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी प्रत्यय शब्द का जो अर्थ है, तो वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और अय। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ निकलता है पीछे पीछे साथ में चलने वाला, पीछे पीछे साथ में चलने वाला कहलाता है प्रत्यय। इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा ठीक उपसर्ग के परिभाषा की उल्टी है। उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दांश शब्दों के बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए प्रत्यय शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, यानी प्रत्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस नए शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है।
जैसे चढ़ प्लस आन। अब इस चढ़ शब्द में हमने आन जोड़ दिया तो बन जाता है चढ़ान। तो इस चढ़ान का मतलब होगा और चढ़ का मतलब होगा, लेकिन ये जो प्रत्यय शब्द है आन, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इस चढ़ान शब्द में आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए अब जानते हैं प्रत्यय के भेद को, कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय के वैसे दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं धातु क्या है। धातु होता है क्रिया का मूल रूप। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे लिखना, तो इस लिखना में जो मूल धातु है वो है लिख। लिख धातु से ही लिखना शब्द बनाया गया। जैसे पढ़ना का पढ़, उठना का उठ। यानी इस लिख को हम और भागों में नहीं बांट सकते, यही इसकी मूल धातु है। अब इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये उसकी मूल धातु है। तो कृत प्रत्यय वे कहलाते हैं जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से जो नए शब्द बनते हैं उनको हम कृदंत कहलाते हैं। जैसे लेख एक धातु है, इसमें हमने अक प्रत्यय जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया है लेखक। तो यहाँ पे लेख क्या है? धातु है। लेख क्या है? धातु है। उसी तरह अक क्या है? अक हमारा प्रत्यय है। और लेखक जो नया शब्द बना है वो क्या है? वो कृदंत शब्द है, वो है कृदंत शब्द। अब समझते हैं दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया की धातु में जुड़ते हैं। उस धातु के अलावा किसी भी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कृत प्रत्यय के अलावा जो बचे हुए प्रत्यय हैं वो हमारे क्या हो गए? वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को हम तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को हम कृदंत कहते थे, उसी तरह तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम तद्धितांत शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेठ, सेठ में हमने प्रत्यय जोड़ा आनी तो शब्द बन गया सेठानी। तो यहाँ पर सेठ एक शब्द है, उसमें प्रत्यय जुड़ा है आनी, और जो नया शब्द बना है सेठानी, ये नया शब्द तद्धितांत शब्द है। सेठानी जो है वो तद्धितांत शब्द कहलाएगा और आनी जो है वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को समझते हैं। ये टेबल है जिसमें हमने कृत प्रत्यय के कुछ प्रमुख उदाहरणों को लिख रखा है। जैसे अक, अक प्रत्यय लगा करके बना हुआ शब्द हमारा लेखक, पाठक, कारक, गायक। अन प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं पालन, सहन, नयन, चरण। उसी तरह अना से घटना, तुलना, वंदना, वेदना। इस पूरी टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन प्रत्ययों का इन शब्द के साथ कैसे इस्तेमाल किया गया है। और पेपर में, एग्ज़ाम में इसी तरह सवाल पूछे जाएंगे कि कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया गया घटिया, तो इस घटिया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया ये आपको बताना रहेगा। तो इसमें किया गया है ईया का प्रयोग। उसी तरह जैसे सड़ियल है, तो इस सड़ियल में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो ईयल का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना होगा। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को। तद्धित, ये टेबल दी हुई है जिसमें तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे आई, तो आई जुड़ा है पछताई, जगाई। ये ऐसे शब्द हैं जो आई प्रत्यय लगा करके बने हुए। उसी तरह आइन जुड़ा है, पंडित में आइन जुड़ा तो बना पंडिताइन। ठाकुर में आइन जुड़ा तो बना ठकुराइन। ये
जिन भी शब्दों में ये प्रत्यय जुड़े हैं, ये सारे शब्द क्रिया की धातु के अलावा जुड़े हुए हैं, क्रिया की धातु के अलावा। जैसे इसकी पिछली टेबल में अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि ये सारे प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे अक लेख में जुड़ा हुआ था, जो अपने आप में एक धातु है। आई, लड़ाई शब्द जिस जो बड़ा है वो लड़ प्लस आई से बना है, तो ये लड़ जो है वो धातु रूप है। उसी तरह इन शब्द को, किसी भी शब्द को हम उठा करके देख लें तो वो धातु में जुड़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। उसी तरह जब हम अगले तद्धित प्रत्यय को देखते हैं तो ये क्रिया के धातु रूप को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में जुड़े हुए हैं। जैसे आहट, तो चिकना शब्द में जुड़ा हुआ है चिकनाहट। उसी तरह आहट से बना हुआ है घबराहट, चिल्लाहट और कड़वाहट। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आराम से देख लीजिएगा, तो आपको ये सारे प्रत्यय समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।